हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे जी? डी एंड एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट। कोई बात, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ तक पढ़ लिया था जी हमने ये? इसकी प्रॉपर्टी कहाँ तक पढ़ ली थी हमने? इसमें पढ़ा था हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्या होगा? इसकी हमने अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसका एक हमने पढ़ा था आपके पास रेडियाई, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आपने पढ़ा था इसका मेटेलिक कैरेक्टर। ये सब हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब इसमें एक टॉपिक रहेंगे अलग अलग कलर, एक कलर कॉम्बिनेशन आएगा। रुकिए, कलर कहता है आपके पास जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी जो कंपाउंड होते हैं वो कलर कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर कंपाउंड आपको मिलेंगे। जैसे बाद में करना, बोल मत बीच में। कोई बात नहीं, वो मुझसे बाद में पूछो। जो अब नया टॉपिक है ना वो नए तरीके से स्टार्ट किया, एक बार बोलने दे, बोल मत। इसमें बोलता है जी आपके पास कि कलर कंपाउंड कौन से होंगे। कोई भी एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपके पास व्हाइट होते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आपके पास कलर कंपाउंड होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है जो व्हाइट शो करेगा और कौन सा कंपाउंड कलर कंपाउंड शो करते हैं? तो इस पे डिपेंड करेगा रहिए आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड उतना ज्यादा कलरफुल होगा। उतना ज्यादा कलरफुल से मतलब ये कि उसके जो कलर की इंटेंसिटी है और जो डार्क कलर बोलते हैं ना वैसा हो जाएगा। और जितने अगर आपके पास सारे ही अनपेयर्ड हैं, तो सारे पेयर हैं, तो क्या होगा? वो जिंक हो जाएगा। जिंक बोलो तो वो व्हाइट। जितने भी कंपाउंड अगर आपके पास पेयर अप है तो कंपाउंड क्या बनेगा? व्हाइट। अगर अनपेयर्ड है तो क्या बनेगा? कलर। ठीक है। अब आपके पास इस हिसाब से आपको पता है कि क्रोमियम और मैग्नीज इसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोलो मत बेटा, बोलो मत। जितने ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कलर की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए मैग्नीज का जो कलर होता है वो पर्पल होता है और आपके पास क्रोमियम है उसका कलर क्या होता है? डार्क ऑरेंज होता है। आप इधर जाओगे तो क्या होगा? आपके पास कलर क्या होगा? आयरन रस्ट ग्रे मान लीजिए, आयरन ग्रे बोलते हैं इसको। ऐसे ऐसे इधर जाओगे तो ये आपके पास क्या होगा? कॉपर टाइप का कलर होगा। जिंक जो मिलेगा ना रजिए वो आपको व्हाइट मिलेगा। जिंक जो होता है वो व्हाइट होता है और से जो कंपाउंड भी बनेंगे वो सारे क्या बनते हैं? व्हाइट कलर के बनते हैं। जिसके जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? व्हाइट कलर की कंपाउंड बनाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास जो अनपेयर्ड है वो एक भी नहीं है, सारे के सारे क्या होते हैं? आपके पास पेयर्ड अप होते हैं। ठीक। फिर दूसरा इसमें पूछेगा भी एक्सप्लेन करो कि कलर का इसका रीजन क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो आप देखो इसमें कहता है आपके पास कोई भी ऑर्बिटल है, कुछ ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके पास ऐसे, जैसे सपोज करो ये डी ऑर्बिटल है आपके पास। ये डी ऑर्बिटल को हमने दो पार्ट में हमेशा डिवाइड करते हैं आपके पास, ठीक है। ऊपर और नीचे ये दो होंगे। अब मान लीजिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर नीचे, लो एनर्जी। ये ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? लो। और ये हायर एनर्जी का। जब भी कहता है कि आप क्या करेंगे, कोई इस पे सनलाइट पड़ती है या कोई फ्लेम, आप आग जलाते हो, कोई फ्लेम इस पे डालोगे ना
जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, अब जैसे सपोज करो भाई यहाँ वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी एनर्जी कितनी है 50 जूल है, ऐसे सपोज कर लो। तो यहाँ सिर्फ इस ऑर्बिटल में वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसकी एनर्जी कितनी है 50 जूल। यहाँ सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी एनर्जी है 100 जूल, जिनकी एनर्जी क्या है 100 जूल। अब देखो जैसे ही सनलाइट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगी मेटल के ऊपर, तो ये जो एनर्जी है इसकी बढ़ जाती है। ये एनर्जी क्या कर लेगा, अभी इसकी एनर्जी कितनी है 50, इसलिए यहाँ रखा हुआ है। लेकिन अगर ये जैसे ही सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर तो एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सपोज करो मैं कहता हूँ जिसकी एनर्जी कितनी होगी 100 हो जाएगी, तो बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यही रहेगा कि कहीं और चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहते ये अब यहाँ नहीं रह सकता है क्योंकि यहाँ सिर्फ 50 वाले रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक्साइट होके क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कई बार ठीक है। उसी सेकंड जैसे ही शिफ्ट होता है उसके 1 मिनट के बाद ही वो एनर्जी क्या, ये कहेगा भी मुझे इधर नहीं रहना है, मैं वापिस नीचे जा रहा हूँ। उसी सेकंड के अंदर ये क्या कहेगा, भी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ऊपर इसका मन नहीं लगा, वापस नीचे आ रहा है ये। तो अब आप बताओ रजे कि ये वापस जब नीचे आएगा तो इसको कितनी एनर्जी, जूल एनर्जी चाहिए 50। अभी उसके पास कितनी है, क्या करेगा, अब इसको पास 100 एनर्जी जूल एनर्जी है, लेकिन ये नीचे आना चाहता है, नीचे आएगा तो जूल एनर्जी इसको रखनी है, तो ये क्या करेगा रजे, इसको 50 जूल एनर्जी क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, बाहर भगा देगा। ये अपने 50 जूल एनर्जी क्या करेगा, यहाँ बीच में ही फेंक देगा। और ये 50 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जो ये 50 जूल एनर्जी से बाहर फेंक दी ना, एमिट कर दी, ये एनर्जी जो है वो आपको कलर की फॉर्म में दिखाई देगी। ये जो एमिट हुई एनर्जी है ना, वो आपको किस फॉर्म में दिखाई देगी, कलर की फॉर्म में दिखाई देगी। और इसी हिसाब से अलग अलग एलिमेंट के कलर भी अलग अलग होते हैं। कोई एलिमेंट ज्यादा इंटेंसिटी से फ्लो करेगा तो ज्यादा कलरफुल दिखाई देगा, कोई कम करेगा तो थोड़ा लेस कलर आ जाएगा, ऐसे होता है। फिर कहता है जो जिंक है वो क्यों नहीं गया, वो कलरफुल क्यों नहीं है, क्योंकि कहता है इसमें तो सारे पेयर्ड अप हैं, इसमें क्या है, सारे पेयर अप है। और पेयर अप जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कभी भी एक्साइट नहीं कर सकते, आप कितनी मर्जी एनर्जी दे दो। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइट वही करेगा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर वाला कभी भी क्या नहीं कर सकता रजे, एक्साइट नहीं करेगा। इसीलिए बोला कि अगर किसी भी एलिमेंट के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है ना, तो वो कंपाउंड व्हाइट ही रहेगा, वो कलर शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर अनपेड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में सारे के सारे कलर शो जरूर करेगा। क्या ये बात ठीक है, सभी को समझ में आता है? कलर कंपाउंड शो करेगा, अनपेड है तो कलर कंपाउंड शो करेगा, और पेयर अप है तो कलर कंपाउंड शो नहीं करेगा। बस इतना ही था। एक बात हेलो हेलो जी, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं 1 मिनट रुको फिर। कौन है, 1 मिनट में आया बच्चों देखिए। हाँ जी सर, मैं क्लास पहले ही बोल देते सर आपको। क्लास कोई सर, मैं देख लूंगा, आप छोड़ दीजिए। चलो देख लेना। हाँ बिल्कुल 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 सर। क्या कर दिया, तुम इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक करते मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी बहुत अच्छे, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा जी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कहता है जी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप से मिलेंगे आपको, या तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, या दूसरा क्या होगा रजे, डाया मैग्नेटिक नेचर का होगा।
एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कहता है पैरामैग्नेटिक तो वो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट, ठीक है। और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। सिंपल था जी। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट अगर लगाने पर वो मैग्नेटिज्म की तरफ कोई भी एक्टिविटी शो करते हैं, उसको तो क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे आयरन है, कोई भी चीज है, वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जो सब्सटेंस आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उसको क्या बोलेंगे हम, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पैरा और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का देखने का सबसे सिंपल तरीका यही था, अनपेयर और पेयर इलेक्ट्रॉन देखने। अगर आपके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा वो डायमैग्नेटिक। अगर आपके पास अनपेयर्ड है तो क्या होगा वो पैरामैग्नेटिक। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होती है। किसी के पास कंपाउंड के बाद जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे रजे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होती है। और जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी प्रॉपर्टी कम होती है, ठीक है। ऐसे ही एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के, मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एलिमेंट। ये आपसे पूछना चाहता है कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया होता है आपके पास, इसको यू से म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास रूट n प्लस 2। ये इसका फॉर्मूला होता है, रूट n प्लस 2 इसका रूल होता है। इसमें आपके पास n क्या है, n होता है आपके पास नंबर ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास नंबर ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या बनेगा आपके पास रजे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करके देखिए कि कैसे आपके पास कितनी वैल्यू। जैसे सपोज करो आपको बोला कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2O3, आप ये चेक करो। कहते जी आपके पास Fe2O3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाइए कितना होता है। अब पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये ऐसे, ठीक है। आजकल एमसीक्यूज में आता है, पिछली बार एमसीक्यूज आया था आपके 1 नंबर का, ठीक है। तो उसमें पेपर में पूछा था कि कैलकुलेट द मैग्नेट ऑफ Fe2O3, इसका बताओ। अब आप चेक कैसे करोगे, कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना था कि इसमें एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, एक आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, कितना आएगा जी, +2 आएगा, +3 आएगा। देखो कैसे करेंगे, जिस पे निकालना उसको x मान लें, तो ये 2 है तो क्या होगा 2x। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, -2, तो -6 हो गया टोटल, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, +3। तो यानी आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है रजी। आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको पूछ ले दूसरा, एक होता है Fe3O4, एक होता है Fe3O4, ठीक है। अब Fe3O4 में कितना आएगा, चार्ज निकाल के बताओ आयरन के ऊपर। 0 आएगा, तू कितना आएगा जी, ये देखो 3x माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 8/3, ठीक है। इसमें 3 आयरन होते हैं, बहुत स्पेशल है, अलग है ये तो। अरे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 पे कितने हो गए, -8, ठीक है। ऐसे ही आपके पास और भी है, जैसे सपोज करो FeO है, ये आप बोल दो, ये कंपाउंड ले लो आप, Fe, पेपर में पिछली बार ये आया था FeCl2, फेरिक क्लोराइड बोलते हैं जिसको। अब आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +2,
ठीक है। तो एक ही एलिमेंट को हमने बताया ना कि कभी इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है, आयरन में +2 भी होता है, +3 भी होता है, ऐसे ही मैग्नीज हमने पढ़ा था +5 भी, +3, +6, +7 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है। अब जैसे सपोज फॉर एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं हम कि FeCl2 का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट के अंदर चार्ज पता करो कितना है, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, और आपको बोला ना कि हर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आएगी। तो इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है देखो, पहले हम हमेशा पॉजिटिव वाले केस के अंदर हमेशा गलती मत करना, पहले हम जनरल ही बनाते हैं। जितनी होती है कितनी है, 3d6, कितने हैं 3d6 होंगे जी। अब बताओ आपके पास इसमें क्या करेंगे, आपके पास F2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कहां से करेंगे जी कम, 4s में से, यानी कि ये आपके 4s हो गए। ठीक है। अब आप देखो नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या है, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं कदे, ठीक है 6 हो गए। लेकिन आपको पता है यहाँ एक वर्ड और यूज कर लो, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, ऐसे कर लो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। आपको सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने रहे, वही आपके पास, और सिर्फ किसमें, d में चेक करने हैं n इलेक्ट्रॉन, और वही आपके क्या होगी, n की वैल्यू होगी। अब बताओ इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसमें n के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही है। तो यानी n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना आएगा, 4 4 + 2 6 √24 है ना, और √24 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो जी, 4.90, 4.90। तो FeCl2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है आपके पास, 4.90 आएगा। MCQ आपको 4 ऑप्शन देगा अलग अलग, लेकिन आपको ये निकालोगे तभी निकाल के दिखा पाओगे, अदरवाइज तो वो क्या देगा, गलत हो जाएगा जी आपके पास। तो ऐसे आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना भी आ सकता है, ठीक है, और MCQs में भी आ सकता है। दोनों केस में आपको खुद को निकालना पड़ेगा। ठीक समझ में आती है ना बात। तो आपको सिर्फ n की वैल्यू ध्यान रखनी है। n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं n के, तो आपने वैसे सारे तो 6 होते तो वैल्यू अलग आती, लेकिन अब 4 है तो वैल्यू क्या आ रही है, अलग आ रही है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लेगा जी आपसे। हाँ जी, नहीं रचे डी, उसने उसने बोला ना डी इलेक्ट्रॉन लेना है, सिर्फ डी के मेरे बच्चे, डी इलेक्ट्रॉन के ही आपने लेने हैं, फालतू नहीं लेने। ठीक है जी। तो ऐसे आप इसके अलग अलग कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे पेपर में आते हैं जी। जैसे आपसे कोई पूछ ले, सपोज करो आपको दो कंपाउंड दे रहे, एक होता है जी KMnO4 और एक होता है K2Cr2O7, ये दो कंपाउंड दे देता है, बहुत फेमस कंपाउंड यही है। कहता है इन दोनों कंपाउंड में से ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर किसके हैं, इसके दोनों में से ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर किसके हैं, तो जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, पेपर में पक्का आएगा, इससे बस चुनिंदा टॉपिक में से ही क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इसका चेक करो कितना है, +7 चार्ज आएगा जी इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कितना है, +6 चार्ज, ऐसे होता ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कितने नहीं रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये था जी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। किसी भी जितने भी हैं, सिर्फ ग्रुप डी को छोड़ के ना, ग्रुप इसको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, सिर्फ ये वाला जो ग्रुप होता है आपका ग्रुप 12, उसकी प्रॉपर्टी सब अलग अलग होती है। जैसे जिंक के कंपाउंड व्हाइट होता है, बाकी कलरफुल होते हैं, आपको पहले भी बताया था जी शायद मैंने। जिंक के कंपाउंड सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। क्या
सेम आते तो सेम आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो सेम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह दोनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ बताने का तरीका था कि आपसे कंपेयर करके भी पूछ सकता है। वैसे जिंक के जितने भी कंपाउंड है सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी के। आपके पास जो दूसरे हैं वो भी सारे सारे कलरफुल है। जिंक के मैग्नेटिक एक्टर वो हो गया, कलर भी, कलर वो सारे व्हाइट होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो हमेशा जो भी प्रॉपर्टी है ना वो जिंक की सबसे अलग होती है, बाकियों की अलग होती है। और रीजन सिर्फ एक ही है जी, बार बार अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास टॉपिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये भी एक आधा नंबर का पूछ लेता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बताओ जी, सुना है कभी नाम क्या? चलो देखो जी, इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास जैसे सपोज करो कोई कंपाउंड है, एटम्स है आयरन के। जब भी आप किसी भी एटम की ऐसी कंपोजिशन होती है तो आपने देखा होगा कि बीच में ना बहुत सारे गैप रहता है, थोड़ा सा बीच में गैप जरूर रहेगा। बकवास में राइट, जैसे ही गैप रहता है मैं कहता हूँ ये जो गैप होता है, इस गैप के अंदर कोई अगर मैं स्मॉल साइज एलिमेंट को ऐड कर दूं, क्या मैं इसके अंदर कोई स्मॉल साइज एटम ऐड कर सकता हूँ? स्मॉल साइज जैसे हाइड्रोजन का एटम ले लो, कार्बन ले लीजिए, बोरोन का एटम हो जाएगा आपके पास, उनको लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा आपके पास, जो इनकी जो इंटेंसिटी है या बोलो उसकी डेंसिटी है वो भारी हो जाएगी। टैप करते ना, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ठीक है। अब ये आपके पास एक न्यूट्रल एलिमेंट है, सपोज करो आयरन ही है। अब आयरन के सारे एटम आयरन के है ना, अब ये क्या करेगा, कहते हैं इसमें ना बहुत सारा खाली स्पेस है। अब इस खाली स्पेस को कोई स्मॉल, जैसे मान लीजिए बोरोन है, बोरोन भर देंगे हम इसके अंदर। जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो कहते हैं इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हम क्या कर देंगे, बोरोन के छोटे छोटे आइटम को फिट करवा देंगे ऐसे। अब इसका मकसद क्या था, कहते हैं इससे क्या होगा कि आपके जो एलिमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। स्ट्रेंथ जो है पहले से क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, वो पहले से ज्यादा हार्ड हो जाता है। जैसे स्टील होता है, स्टील बनाते हैं ना, अगर मान लीजिए ये आयरन की कंपाउंड है और ये वाला अगर कार्बन है, कार्बन ये स्टेनलेस स्टील ये ऐसे ही बनता होता है। स्टील की जो ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और जो बाकी सब प्रॉपर्टी है वो आयरन से बहुत ज्यादा होती है, ये बात तो मानते हो। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो उसमें क्या किया हुआ है, आयरन के एटम्स के बीच में उनके अंदर कार्बन के एटम को फिट कर देते हैं। क्यों? ताकि उसकी जो रिजिडिटी है, हार्डनेस है, वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एटम आपस में कनेक्टेड होता है तो उस एटम के बीच में जो खाली स्पेस जगह होती है ना, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से। और इस कंपाउंड के अंदर, इस स्पेस के अंदर अगर कोई ना स्मॉल साइज, ये बात है ना, स्मॉल साइज क्या आएगा, जिसका साइज छोटा होता है, क्योंकि ये तो हमें डायग्राम में दिखाया है, बट उसका साइज पॉइंट से भी छोटा होता है, एक पॉइंट से भी छोटा। तो कहता है इसके अंदर कोई मैं अगर स्मॉल साइज एटम फिट कर दूं तो इसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बढ़ गई, क्योंकि अब जो एक गैप था वो भी फिल हो गया है, तो डेंसिटी पहले के मुकाबले क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं राजे, हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर एलिमेंट। कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्योर एलिमेंट से भी ज्यादा होता है। अब एक आयरन ले लीजिए और एक स्टील ले लीजिए, तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर आयरन के, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी किसके, आयरन के। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक न्यू वैरायटी है कंपाउंड जिससे वो अपनी
जो वैल्यू को वो क्या करता है, इम्प्योर करता है। और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए दे आर बेटर कंडक्टर देन प्योर एलिमेंट। ठीक है, ये बनाने के बाद ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी अपनी मर्जी नहीं है घर की कि कुछ भी डाल देंगे। ये स्पेशल एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ये एलिमेंट थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इसलिए वो ही डालते हैं। बोरोन और कार्बन का ही ज्यादा यूज होता है, बताया तो आपको। ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, तो इसको बोलते हैं जी इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कि आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स की जो स्पेस में अगर मैं स्मॉल साइज आइटम फिट कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। एलॉय क्या होता है, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय क्या होता है जी, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट। हाँ जी, बस बस 5 मिनट मेरे बच्चे, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट दे दे, मुझे पता है 5 मिनट दे दे, बस ये टॉपिक खत्म हो जाए ना फिर करें। कहते हैं मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट। आपके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ब्रोंज होता है, ये भी एक टाइप का एलॉय है। एक आपके पास कौन होता है, गोल्ड है, गोल्ड भी एक टाइप का एलॉय है, इसमें गोल्ड और कॉपर है। ठीक है, एक ब्रास होता है जी आपके पास, इसमें आयरन और कॉपर होता है शायद, ध्यान नहीं है, जिंक भी होता होगा। ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग स्टील होता है आपके पास, ये भी क्या है आपके पास, एक टाइप का एलॉय है, क्योंकि इसमें क्या था, आयरन होता है, कार्बन होता है और थोड़ा बहुत जिंक वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो हमने आज तक पढ़े हैं डेली लाइफ में, आजकल हमारी डेली लाइफ में एलॉय का यूज है। ठीक है, क्योंकि स्टील, स्टेनलेस स्टील, गोल्ड, ब्रास, इनका यूज होता है, क्योंकि इनकी ये हमें जरूरत क्यों पड़ी इनकी, क्योंकि इसमें देखो हमारे आपको बताया था ना कि डेली लाइफ में हमेशा जो यूज आने वाले एलिमेंट है वो इन्हीं ग्रुप में से आते हैं, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी वगैरह सब। लेकिन जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू में आने वाला एलिमेंट कौन सा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हर जगह 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 पे यूज होता है, आयरन। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया की हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं फिट जरूर होगा। आप कोई चीज उठा के देखना, कोई भी चीज आपको बनानी है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आयरन का यूज जरूर होगा, चाहे वो नेल ही क्यों ना हो, छोटे से छोटी नेल ही होगी, उसका भी यूज होता है, तो वो आयरन से ही बनी है। लेकिन आयरन का जो इसके अंदर जो पिन के अंदर निप है ना, वो उसमें आयरन है, गधा कहीं का। मैंने क्या बोला, दुनिया की हर चीज ऑलमोस्ट। फिर क्या कहेंगे रजी, तो आयरन दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज में यूज होता है, ऐसा क्यों, आपसे कोई बोले आयरन ही क्यों यूज करते हैं, टंगस्टन भी तो यूज होता है, वो भी बहुत हैवी मेटल होता है, लेकिन आयरन बहुत महंगा होता है, सॉरी, टंगस्टन बहुत महंगा होता है, आयरन सस्ता होता है और मजबूत भी होता है। तो कहने का मतलब सुंदर, टिकाऊ और मजबूत आयरन होता है, ताकि वो इकोनॉमिक हर किसी की पॉकेट में फिट हो जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, वो रस्ट लग जाता है। सबसे बड़ी कमी क्या, उसको रस्ट लग जाता है। इसलिए इसकी एक फायदा है कि बहुत सस्ता है और मजबूत है, लेकिन कमी क्या है, रस्ट लग जाता है। तो अब इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता था कि हम टंगस्टन का यूज करें, बट वो बहुत महंगा है। तो दुनिया कहेगी हम क्यों इसका यूज करें, इतना पैसा हम थोड़ी देंगे। कोई चीज आज 5 रुपए की है आयरन की, तो वो तो 500 रुपए की मिलेगी अपने को, कहीं पर भी कर लो आयरन की ना, जो भी जहां पे भी। तो अब ये कहता है कि आयरन का यूज क्या किया, जो ये कमी इसको दूर करो ताकि और बढ़िया चीज निकल के आए। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट को डाल डाल के ना अलग अलग कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए और उन पे टेस्टिंग की। तो जो रस्ट वाली प्रॉब्लम थी वो स्टील ने दूर कर दी थी। स्टील और स्टेनलेस स्टील जो होते हैं उनमें रस्ट कभी लगता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें 90% कौन है, आयरन ही तो है। अब ऐसे तो गोल्ड है, गोल्ड में कॉपर भी है, तो वो गोल्ड क्यों बोलते हैं, कॉपर तो बहुत सस्ता है, गोल्ड इतना ना, क्योंकि गोल्ड सारा तो 98% तो गोल्ड ही है।
2% कॉपर है, बस इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए थोड़ा सा मिलाना पड़ा। ऐसे ही आयरन की प्रॉपर्टी, रस्ट वाली प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसमें बाकी एलिमेंट्स को मिलाना पड़ा, ताकि उसकी जो कमी है आयरन की वो पूरी हो जाए और बाकी डिजायर हमारी जल्दी से पूरी हो जाए। तो ऐसी चीजों के लिए हमने एलॉय बनाना स्टार्ट किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक नई प्रॉपर्टी बनाएंगे जो बाकियों से अलग होगी। इसको क्या बोलते हैं रजी, हम एलॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आज यहीं तक करो, बाकी कल करना। कल किसी का टेस्ट है तुम्हारा? चलो पढ़ लो फिर बैठ के आराम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अरे कोई डेट शीट भेजना ग्रुप के अंदर, मेरे पास डेट शीट नहीं है। ठीक है, ओके बेटा।